दोस्तों कैसे हैं आप। स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज अपन चर्चा करेंगे जो अपन टॉपिक चर्चा करे थे इकोनॉमी सर्वे का, राजस्थान इकोनॉमी सर्वे का चैप्टर 2, उसका लेक्चर 2 पूरा करेंगे। इसमें अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें जो कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र थे वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि विपणन के बारे में। साथ जो मार्केट में जो एग्रीकल्चर का जो मार्केट एग्रीकल्चर में क्या कुछ बिक्री वगैरह हो रही है उसके बारे में, ठीक है। कृषि विपणन के बारे में तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि जो अपना मार्केटिंग विपणन है, निदेशालय है, उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया था। दोस्तों ये राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के हेतु इसका गठन किया गया है। जो किसान है उनको उनकी उपज है, जैसे गेहूं है, गेहूं की जब वो मार्केटिंग करते हैं उसका उनको उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए इसका गठन किया गया है। साथ ही ये अच्छी विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। राज्य में मंडी नियामक प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। जो मंडी वगैरह होती है जहाँ पर सब्जी अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, आदि की जो यहाँ पर फसलों की बिक्री की जाती है, इसका भी यह प्रबंधन करती है। साथ ही गाइस कृषि कल्याण कोष के बारे में बात करें तो इसका गठन है वो 16 दिसंबर 2019 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को अपना जो कृषि कल्याण कोष है, ट्रिपल के है, उसका गठन किया गया था। इसकी राशि की बात करें तो गाइस यह कोष है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का है। इसे बजट 2023-24 में 7500 करोड़ रुपए का कर दिया गया था। दोस्तों यह कोर्स है वो किसानों को व्यापार और खेती करने में सहायता प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये अपन ने कुछ इनके बारे में जाना। एक बार मैं रेजर ले लेती हूँ तो साफ कर देती हूँ। ठीक है। फिर अभी अपन स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के बारे में, PMFME के बारे में। दोस्तों ये योजना है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नाम है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। तो जो खाद्य प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उसी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए है। जो गाइस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि जैसे ठेले वाले हैं, ये जो काम करते हैं, सब्जी वाले हैं, इनको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो इन्हीं के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए राजस्थान में नोडल मिनिस्ट्री है वो कृषि विपणन बोर्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार 60 रुपए की सहायता करती है और राज्य सरकार है वो 40 रुपए अपनी तरफ से लगाती है। नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना के बारे में। कौन सी? राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना। गाइस इस योजना को 2019 में, सॉरी 2009 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, अगर किसी किसान की डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का सहायता करवाई जाती है। साथ ही कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान अगर कोई दुर्घटनावश कोई खेती किसान करने वाले या खेती हर है उसको मजदूरी वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने हजार की? 5000 की, ठीक है। जैसे कि कोई किसान है, जैसे रमेश है, रमेश एक किसान है, अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसका पेट पैर वैर टूट गया या और कुछ हो गया, इसी वित्तीय सहायता दी जाती है 5000 रुपए की, ठीक है गाइस। अगर इसकी डेथ हो जाती है रमेश की दुर्घटना के दौरान, ये किसान है, तो इसे 2 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाएगी सरकार इसकी फैमिली को। आगे योजना है किसान कलेवा योजना। गाइस इसे जनवरी 2014 में शुरू किया गया था। इसमें कृषि मंडी में जो ए और बी श्रेणी की जो किसान है जो अपनी उपज बेचते हैं, उन किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इन किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन है वो प्रोवाइड करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
जो किसान होते हैं जैसे सुबह मंडी में जाते हैं और वो दिन भर वहां पर अपनी फसल बेचते हैं, तो उनको भूख वगैरह लग जाती है, तो उसी की फुलफिल करने के लिए उन्हें कुछ गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रोवाइड किया जाता है किसान कलेवा योजना के तहत। गाइस जिसमें भोजन की थाली का मूल्य है वो 40 रुपए का होता है, इसमें 30 रुपए होता है, 40 में से 30 रुपए है वो मंडी देगी। साथ ही जो 5 रुपए होते हैं वो भोजन करने वाला देता है, मतलब जैसे रमेश है, रमेश यहाँ पर भोजन करेगा तो रमेश को यहाँ पर 5 रुपए देने होंगे। 30 रुपए है वो मंडी समिति देगी जहां पर रमेश अपनी फसल को बेचता है, और 40 रुपए की यह थाली होती है। ये है सावित्रीबाई महिला कृषि सशक्तिकरण योजना के बारे में। तो दोस्तों ये योजना है वो कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। राज्य की कृषि उपज मंडियों समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला कृषकों को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। गाइज इसमें ई विक्रय करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अपन विक्रय करते हैं ऑनलाइन, इसमें 50,000 रुपए से अधिक का अगर कोई ई भुगतान करता है, ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, तो करने पर उसे 500 रुपए तथा 1 लाख से अधिक ई मार्केटिंग करने पर उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि गाइज महिला के जो अकाउंट होते हैं उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ई विक्रय के आधार पर अगर आप 50,000 से अधिक कोई राशि बेचते हैं तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप इससे ज्यादा 1,000 रुपए से अधिक का अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो इसके और 1 लाख से अधिक का अगर आपको भुगतान करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको 1,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। अगली योजना है कृषक उपहार योजना। गाइज ये योजना है इनाम पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी 2022 में शुरू की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? एक एक जनवरी 2022 में इसे शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें किसानों को कृषि उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए शुरू किया गया था। जैसे कि रघु रघु एक किसान है और ये अपना मंडी में टमाटर बेचने जाता है, ठीक है। इस टमाटर का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह कृषि उपहार योजना है वो शुरू की गई है। इनाम के जरिए गाइस इसमें अपनी उपज बेचने वाले किसानों को 2.5 लाख रुपए का उपहार दिया जाता है। कितने का? 2.5 लाख रुपए का उपहार इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही 10,000 और इसके गुणक में ई उपहार कूपन है वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसके तहत। नेक्स्ट योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, 2015 में शुरू की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कृषक श्रमिक कल्याण योजना। दोस्तों इस योजना में विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें प्रसूति सहायता योजना, विवाह के लिए सहायता, चिकित्सा सहायता आदि इसमें योजनाएं शुरू की गई है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसमें शामिल पहली योजना है प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों इस योजना में श्रमिक जो महिला श्रमिक होते हैं उनको 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा 45 डेज की मजदूरी सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। कितने दिन की? 45 दिन की। विवाह के लिए एक सहायता योजना है जिसमें महिला श्रमिक अगर अपना खुद का विवाह करती है तो इसके लिए सरकार है वो 50,000 रुपए देगी। इसके अलावा अगर कोई महिला अपनी पुत्रियों का विवाह करती है तो उसके लिए 50,000 की सहायता दी जाती है। अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए यह सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है चिकित्सा सहायता योजना। दोस्तों इस योजना में जैसे कोई किसान है, जैसे रघु है, रघु को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे उसको कैंसर हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, लीवर या किडनी उसकी डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए कोई सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अप्रूव्ड कोई अस्पताल उसमें अगर वो भर्ती होता है, उसे 20,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। कितनी की? 20,000 की। रघु को कितनी सहायता करवाई जाएगी? 20,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है इसके तहत। इसमें गाइस जो मंडी में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनका पुत्र या कोई पुत्री 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको यह छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाई जाती है।
इसके अलावा इस योजना में एक पितृत्व अवकाश योजना भी चलाई जा रही है, जो कि 15 दिन की मजदूरी देगी इसमें सरकार। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे रघु है, रघु अगर पिता बनता है तो उसे 15 दिन की लीव दी जाएगी और इस दौरान उसे मजदूरी देगी सरकार 15 दिनों के लिए। वही महिलाओं के लिए कितने दिन की दी जाती है मजदूरी? 45 डेज की। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। दोस्तों यह नीति जारी 2019 है। इसे जारी किया गया था 12 दिसंबर 2014 को। सॉरी 2019 होना चाहिए, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। 2019। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना है, साथ ही कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता को भी बढ़ाना है। इसमें गाइस कृषकों को आपूर्ति मूल्य वर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के उपाय करना है। साथ ही राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसल मूल्य वर्धन और निर्यात को प्रोत्साहन देना है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना है। ठीक है। तो ये अपनी योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। गाइस राजस्थान में या फिर पूरे इंडिया में 3 तरह के फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। तो मेगा फूड पार्क, एक मिनी फूड पार्क, एक एग्रो फूड पार्क। मेगा फूड पार्क की शुरुआत हुई थी गाइस 2008 में, जो कि अपना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। इसके तहत गाइस जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना है। जैसे अपन गेहूं से ब्रेड बनाते हैं तो ये फूड प्रोसेसिंग होगी, इसी को बढ़ावा देना है। जैसे दूध से पनीर बनाया जाता है तो फूड प्रोसेसिंग होगी। इसके माध्यम से जो फसलें जो खराब हो जाती है उनको बचाने के लिए मेगा फूड पार्क है वो बनाए जा रहे हैं उद्योग मंत्रालय, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उनके द्वारा। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है। फिर इसके अलावा अपने जो मेगा फूड पार्क है वो एक तो पलाना में है, जो कि बीकानेर में है, और एक है मथानिया में। वर्तमान में 3 मेगा फूड पार्क है राजस्थान में, रूपनगढ़, मथानिया, पलाना। गाइस ये जो मेगा फूड पार्क है इनको बनाता कौन है? इनको भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। आगे है मिनी फूड पार्क। गाइस मिनी फूड पार्क की घोषणा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 2021-22 में की गई थी। इसमें प्रत्येक जिले में एक मिनी फूड पार्क का गठन किया जाएगा। ठीक है। का टारगेट है कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी में एक ना एक तो मिनी फूड पार्क होना ही चाहिए। ये मिनी फूड पार्क बनाएगा कौन? ये बनाएंगी राजस्थान सरकार। ठीक है। आगे है एग्रो फूड पार्क। दोस्तों एग्रो फूड पार्क है वो कृषि आधारित उद्योग होता है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाता है। एग्रो फूड पार्क का गठन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? रीको के द्वारा। रीको के द्वारा इनकी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में अपने यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क है, जो कि रतनपुर, कोटा, बोरानाडा, जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में। साथ एक झालावाड़ में भी प्रस्तावित है, जो कि निजी क्षेत्र पर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान सरकार का जो रीको है, जो रीको राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा एग्रो फूड पार्क का गठन किया जाएगा, जो कि राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क है। ठीक है। जो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। आगे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी, जो कि अपना जो सूरतगढ़ क्षेत्र है अपनी, जो कि स्थित है अपनी श्री गंगानगर में, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में गाइस ये राजस्थान के सभी जिलों में लागू है। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, जो मृदा है, मिट्टी है, सोइल है, उसके हेल्थ को बरकरार रखने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा गाइस इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। कब की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट है राजस्थान एमएसएमई नीति या फिर राजस्थान हस्तशिल्प नीति। तो गाइस राजस्थान एमएसएमई नीति है
वो 2022 में आई थी, और वही हस्तशिल्प नीति है वो भी 2022 में आई थी। इन दोनों योजनाओं को गाइस 12 दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था, जो कि अपने उद्योग और वाणिज्य मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी और हस्तशिल्प पॉलिसी है, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है, वो कब आई थी? तो वो आई थी 12 सितंबर 2022 को। इसके अलावा गाइस राजस्थान में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला है वो अपने जयपुर में स्थित है। टेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक है वो बस्ती जयपुर में है। और खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला है वो अपने चूरू में है। नेक्स्ट है, भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सामने गाइस चुनौतियां क्या क्या है? आपने जान तो लिया कि फैक्ट क्या क्या है, ये चुनौतियां हैं। इसको आप इन फैक्टों को जो यहाँ पर ये दे रखी है चुनौतियां, इनको आप मेंस में यूज कर सकते हैं, आरएस मेंस का है उसमें। तो दोस्तों चुनौतियां हैं इसमें, सीमित कौशल विकास अर्थात जो स्किल है वो कम है लोगों के पास। उत्पादन पैकिंग के लिए आधुनिक तकनीकी कमियां हैं। मशीनरी तक पहुंच का अभाव है जिसके कारण उत्पादकता में कमी आती है। गाइस अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण कार्यों के संबंध में लोगों में जागरूकता का अभाव है। साथ ही सही गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियंत्रण प्रयोग प्रणालियों की भी कमी है। ब्रांडिंग विपणन दक्षताओं का अभाव है, जैसे भी कोई अपन किस चीज की ब्रांडिंग क्या करें और उसकी मार्केटिंग कैसे हो, इसके लिए स्किल्स की कमी है। आपूर्ति श्रृंखलाओं से समावेशन की अक्षमता, पूंजी की कमी, बैंक क्रेडिट सीमित उपलब्धता है। आगे अपन चर्चा करेंगे अब जल संसाधन के बारे में, ठीक है। अपन ने अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में जाना, अब जानेंगे अपन वाटर रिसोर्स के बारे में। तो गाइज राजस्थान में उपलब्ध कुल सिंचाई सुविधा है वो 39.36 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। 39.36 लाख हेक्टेयर है वो भारत राजस्थान में कुल सिंचाई सुविधा क्षेत्र है। गाइज राजस्थान में 8 बड़ी परियोजना है, वर्ष परियोजना है, जिनके नाम है नर्मदा नहर परियोजना, परबन तथा धौलपुर लिफ्ट परियोजना, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, नवनेरा बांध, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपलकूट और कालीतीर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान में 5 मध्यम परियोजना है, जिनका नाम है गरदड़ा, टाकली, गागरी, लाहसी और हथियादे है। इसके अलावा राजस्थान में गाइस लगभग 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। राजस्थान की जल नीति है वो 2010 में आई थी। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन कानून है वो 2015 में लाया गया था। गाइस जो नदी बेसिन जल संसाधन कानून 2015 है, इसके तहत राजस्थान जल संसाधन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये अपन ने कुछ फैक्ट के बारे में जाना राजस्थान जल संसाधन के। अब राजस्थान भूजल रिपोर्ट है 2016, उसके बारे में जाने। तो गाइस इसमें कहा गया है कि राजस्थान में जो जल से सुरक्षित क्षेत्र है वो 3 है, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। अपन देखते हैं धौलपुर लिफ्ट धौलपुर लिफ्ट परियोजना के बारे में। गाइस धौलपुर लिफ्ट परियोजना है वो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह परियोजना है, ठीक है। इसे धौलपुर के 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। गाइस इसमें 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से धौलपुर में बिजली आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट परियोजना है परवन वृद्ध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। गाइस यह परियोजना है वो अपने झालावाड़ के निकट जो परवन नदी है, कौन सी नदी है, जो परवन नदी है वहां पर निर्माणाधीन है, अर्थात वहां पर बनाई जा रही है। झालावाड़ की जो परवन नदी है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें गाइस 1821 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें झाला बाड़ा कोटा के जो 637 गांव है, कितने 637 गांव है, वहां की 2,14,100 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ से सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। गाइस यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु
79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध करवाएगी। इसमें कुल 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट परियोजना है नवनेरा बैराज। गाइस नवनेरा बैराज है वो आपको यही ध्यान रखना है कि ये कौन सी परियोजना का पार्ट है, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसका पार्ट है। नेक्स्ट है कालीतीर लिफ्ट परियोजना। गाइस यह परियोजना है वो पार्वती और जो राम सागर बांध है वहां से धौलपुर जिले के 483 गांव में और 3 कस्बे बांडी, बसेड़ी और सरमथुरा के लिए ये PHEB को पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस योजना में 98.60 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी केवल मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चंबल नदी से लिया जाएगा। नेक्स्ट है अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो कि माही नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों जो अपना आदिवासी क्षेत्र है बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और जो बोगी तोरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये चलाई जा रही है। इन क्षेत्रों के 338 गांव के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में यह परियोजना है वो चलाई जा रही है। इसका वितरण किया जाएगा। यहाँ से जो माइक्रो सिंचाई सुविधा है वो विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट परियोजना है पीपलकूट हाई लेवल केनाल परियोजना। दोस्तों जो पीपलकूट तहसील है वहां के 16 गांवों की लगभग 5000 हेक्टेयर जो अनकमांड क्षेत्र है वहां पर फव्वारा पद्धति के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ से माही बांध से 2.72 TMC जल है वो जो जाखम बांध है वहां पर स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट परियोजना है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना RWSRPD। दोस्तों इसका वित्त पोषण है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है जो कि 100 में से 70 रुपए प्रोवाइड करवाएगा। 7 बच गई 30 रुपए वो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात इसे सहायता प्रोवाइड की जा रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। या आप ध्यान रखना कि जो राजस्थान का मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना है उसका कौन सा बैंक सपोर्ट दे रहा है, तो उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सपोर्ट दे रहा है। इसका लाभ है गाइस वो विभिन्न राज्यों को होता है, इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर शामिल है। यह योजना है वो 7 वर्ष की योजना है। इसमें 33,312 हेक्टेयर जल भराव क्षेत्र वाले में जो सेम की समस्या है उसे निजात पाने के लिए यह योजना प्रमुख रूप से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। गाइस नर्मदा नहर है ये भारत की पहली सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें जालोर बाड़मेर के लगभग 233 गांव, इतने 233 गांव है वहां पर 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वहां पर स्प्रिंकलिंग सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। ठीक है, यह भारत की पहली बड़ी परियोजना है जहां पर स्प्रिंकलिंग सिंचाई की जाती है, कंपल्सरी है यहाँ पर करना। कहाँ? बाड़मेर और जालोर के 233 गांव में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास परियोजना के बारे में। दोस्तों इसका वित्त पोषण किया जा रहा है, यहाँ से फंडिंग की जा रही है वर्ल्ड बैंक। मुख्य रूप से कौन फंडिंग कर रहा है? वर्ल्ड बैंक यहाँ से फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ पर सहयोग दिया जा रहा है। गाइस भारत सरकार से यहाँ पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। इसका समय अवधि है वो 8 वर्ष की है जो कि 2016-17 में शुरू की गई थी और चलेगी 2025 तक। राजस्थान में इसका नोडल विभाग है जल संसाधन विभाग और इसका सहयोगी विभाग है भूजल विभाग। ठीक है, जल संसाधन तो इसका नोडल विभाग है, सहयोगी है वो भूजल विभाग है। नेक्स्ट परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना है ये किसके द्वारा सपोर्ट की जा रही है, तो गाइस ये जायका द्वारा सपोर्ट की जा रही है। जायका है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, इसके द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। ये योजना 2 चरणों में चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत की गई थी 26 अक्टूबर 2017 को। इसकी लागत है 2294.30 करोड़ रुपए की। दोस्तों ये 11 वर्ष के लिए चलाई जा रही है जो कि राजस्थान के 27 जिलों में चलेगी। 27 जिलों में 137 सिंचाई योजनाओं के पुनर्वास और जीर्णोद्धार पर इसका कार्य किया जाएगा। लगभग 470 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है उसकी सिंचाई
की जाएगी। ठीक है, कब चलाई गई थी ये योजना? ये चलाई गई थी 26 अक्टूबर 2017 को, 11 वर्ष के लिए है, 27 जिलों में चलाई जाएगी। 27 जिलों में 137 सिंचाई योजना है उनके लिए चलेगी, और जायका है उसके द्वारा ये फंडिंग की जा रही है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी फीडर, सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग योजना। गाइस, इस योजना के लिए 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच में सिग्नेचर हुए थे। इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे, जिसमें 60-40 का अनुपात है। सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए पंजाब तथा राजस्थान सरकार है वो पैसा देगी, जिसमें पंजाब है वो 54.51% भागीदारी है, और राजस्थान की है वो 45.85% भागीदारी है। इसमें राजस्थान को जो सहयोग राजस्थान करेगा, इसका 60% पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। गाइस, राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा गांधी फीडर है, जिसमें पंजाब का पार्ट है वो 97 किलोमीटर है, और सरहिंद पर फीडर की लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, जिसकी रीलाइनिंग की जानी है। नेक्स्ट योजना है बांध पुनर्वास सुधार परियोजना। दोस्तों, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2020-21 में। ठीक है, कि राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार कर उनके जो जल रिसाव है उसको रोकना है, साथ ही बांध है उनका आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, सुरक्षा प्रबंधन हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। इसे दोस्तों ऋण प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है, जो अपना वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है। इस योजना में ड्रिप सिंचाई परियोजना के माध्यम से ये चलाई जा रही है। ये योजना 18 राज्यों में चलाई जा रही है गाइस, जिसमें राजस्थान है वो पूरे इंडिया में प्रथम स्थान पर है। इस योजना को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट योजना है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहाँ का जो दक्षिणी भाग है वहां पर यह योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, कौन सी? कुल्लू, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध, मेज, ये 5 नदियां हैं, कुल्लू, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध जो अधिशेष जल है, उस जल को जो बनास नदी है, बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसील, गंभीरी आदि नदियों में भेजा जाएगा, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी है कुल्लू, कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, मेज का पानी है वो बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल और गंभीरी नदियों में भेजा जाएगा। बस इस योजना के तहत जो 13 जिले हैं, जिसमें नव गठित कितने जिले हैं? 21 जिले। 21 जिले में जो 2051 तक पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 2.80 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र हेतु सूक्ष्म सिंचाई सुविधा है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये राज्य कितने राज्यों में चलाई जा रही है? तो नवगठित राज्य है उनमें 21 राज्य हैं, पुराने राज्यों की बात करें तो ये 13 राज्य हैं। स्कीम है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के बारे में इकोनॉमी सर्वे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। अपन यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर की पूरी डिटेल चर्चा कर लेंगे। पहले तो ये बताओ कि इंदिरा गांधी नहर को किन किन नामों से जाना जाता है? गाइस, इंदिरा गांधी नहर को एक तो राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, कि राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, राजस्थान फीडर कहते हैं, राजस्थान केनाल और गंग नहर के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का ये मान लो ये अपना राजस्थान है, तो इसका जो ये उत्तर पश्चिमी इलाका है यहाँ पर यह योजना प्रमुख रूप से बहती है। इसका निर्माण है गाइस वो गंगानगर और बीकानेर में जो पानी की किल्लत हो रही थी, पानी की कमी हो रही थी, उसे दूर करने के लिए जो बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने 1927 में इस योजना का निर्माण करवाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गंग नहर पड़ा था। ठीक है दोस्तों, यह नहर है जो अपनी सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित जो हरीकी बैराज है, हरीके बांध है, वहां से निकलती है। पंजाब में इसकी लंबाई है वो 169 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। इस तरह इसकी टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। गाइस, इसका पुनः उद्घाटन है वो 1958 में किया गया था, 31 मार्च 1958 में किया गया था।
तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, इसका नया नाम है वो 1984 में रखा गया था, 2 नवंबर 1984 में। इसका नाम चेंज करके, राजस्थान नहर का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। गाइस ये राजस्थान में प्रवेश करती है, जो मासिता वाली हेड क्षेत्र है वहां से, और इसका अंतिम अंतिम बिंदु है जहां पर इंदिरा गांधी नहर पहुंचती है, वो गडरा रोड है, जो कि अपने बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों इस नहर के बाईं ओर का इलाका काफी ऊंचा है, जिसके कारण यहाँ का पानी है वो स्वतः नहीं रहता है। इस कारण यहाँ पर 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। इस 7 लिफ्ट नहरों के बारे में बात करें तो पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दोस्तों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को नौहर साहब लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, झुंझुनू में बहती है, 4 जिलों में। इसके अलावा कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जो कि बीकानेर श्री गंगानगर में बहती है। ध्यान रखना यह लिफ्ट नहर है कंवरसेन और बीकानेर लूणकसर नहर, ये राजस्थान की सबसे लंबी, सॉरी, इसकी इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसके अलावा जो पन्नालार बारूपाल लिफ्ट नहर है, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जो कि बीकानेर और नागौर में बहती है, 2 जिलों में। वही वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जिसे बेरुदान बागड़सर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जो कि ओनली बीकानेर में बहती है। ठीक है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं, जो कि जोधपुर बीकानेर में बहती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर को फलोदी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जो कि जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर में बहती है। इसके अलावा जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, जो कि जैसलमेर और जोधपुर में बहने वाली प्रमुख नहर है। गाइस यहाँ पर नाम दे रखे हैं, नाम को पूछ लिया जाता है, जैसे कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को किस नाम से जानते हैं, बेरुदान बागड़सर लिफ्ट नहर के नाम से। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर को पोखरण लिफ्ट नहर से, और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इसे नौहर साहब लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य रूप से 7 9 शाखाएं भी हैं सिंचाई के लिए, जिसमें 2 शाखाएं हैं अपने सूरतगढ़ अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। ठीक है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ है, ये 2 हैं श्री गंगानगर में। इसके अलावा जैसलमेर संभाग है, वहां पर शहीद वीरबल, शहीद सागर और महागोपा। ठीक है, ये है शहीद सागरमल महागोपा, ये परियोजना है। इसके अलावा बीकानेर संभाग में पुंगुल, दंतोर, नाचना, अवाई और कानकड़िया, कौन कौन सी है, पुंगुल और अपना दंतोर, नाचना, साकड़िया आदि। इसके अलावा जैसलमेर के चारणवाला है, वो जैसलमेर और बीकानेर की शाखाएं हैं। ये अपन ने जाना इंदिरा गांधी नहर के बारे में। अब अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में भूजल संसाधन के बारे में, इकोनॉमी सर्वे में क्या कुछ दे रखा है। तो गाइस अपना जो भूजल संसाधन विभाग है, वो राज्य के भूजल संसाधन प्रबंधनों के विकास और प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। इसके अलावा ये पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा की जो समस्या है, उसके भी समाधान हेतु काम करता है। गाइस राजस्थान में भूजल संसाधनों का आकलन है वो हर 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य के जिलेवार भूजल संसाधनों का आकलन है गाइस, वो भारत सरकार की ग्राउंड वाटर एस्टिमिनेशन कमेटी, जो GEC कमेटी है, उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा किया जाता है। ये दिशा निर्देश है वो 2015 में दिए गए थे। गाइस राजस्थान में जो 78% क्षेत्र है वो अति दोहन की श्रेणी में आता है, वहीं 150% क्षेत्र है वो भूजल दोहन के राजस्थान के कुल दोहन क्षेत्र में आता है। यहाँ पर अपन चर्चा कर लेते हैं भूजल में अटल भूजल योजना के बारे में। दोस्तों अटल भूजल योजना है वो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 50% और 50-50 का अनुपात है। 100 रुपए है तो 50 रुपए भारत सरकार की लगाएगी और 50 रुपए है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड की जा रही है। ठीक है गाइस, इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, कब, 1 अप्रैल 2020 को इसे शुरू किया गया था। इसका नोडल विभाग है वो भूजल विभाग है, और इसके सहायकी विभागों के बारे में बात करें तो इसमें कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण, भूजल संरक्षण, जल संसाधन
पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य, ऊर्जा, वन विभाग इसके महत्वपूर्ण सहयोगी विभाग है। गाइस ये योजना है वो 5 वर्ष के लिए चलाई गई थी, 2020-21 से 2024-25 तक। राजस्थान राज्य हेतु यह 5 वर्षों के लिए चलाई गई है, जिसमें बजट प्रावधान है 1189.65 करोड़ रुपए का। गाइस राजस्थान के यह टोटल 16 जिलों में चलाई जा रही है। 16 जिलों की जो 38 पंचायत समिति है, उनमें 38 पंचायत समितियों के 1129 गांव में यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, 16, 38 और 1129, ठीक है, इनमें चलाई जा रही है। राजस्थान के 16 जिले, 38 पंचायत और 1129 ग्राम पंचायतों में यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये अपन ने जान लिया भूजल के बारे में। अभी भी अपना जो सेकंड लेक्चर है उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो आज तो इतना ही चर्चा करेंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो गया है। कल फिर नेक्स्ट जो कुछ बच गए जैसे पशुपालन, कल अपन जो मत्स्य पशुपालन वानिकी आदि कुछ बच गई सेकंड चैप्टर के, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।